और बहुत गौर फरमाने वाली बात कही कल की मीटिंग के दौरान उन्होंने कि सूचना का प्रकटन करना भी लोक प्राधिकारी की मनमर्जी में है कि उसको क्या प्रकटीकरण करना है नहीं करना है, सब अपनी मनमर्जी से कर रहे हैं। और जो सूचनाओं को देने के लिए जो छूट का इस्तेमाल है वह भी वह अपनी मर्जी से तय कर रहे हैं। ना तो वो जो सूचना देनी चाहिए, अर्थ इसका यही है, जो सूचना उनको देनी चाहिए ना तो वो स्वप्रकटीकरण कर रहे हैं, जिन चीजों को रोक लगानी चाहिए उससे कई ज्यादा वो अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करते हुए बाकी जानकारियां भी देने पर रोक लगा के रखे हुए हैं। यह भी वो अपनी मनमर्जी यहाँ पर भी चला रहे हैं। इसका आखिर मूल कारण क्या है, मूल समस्या कहाँ पर हो रही है कि वो हमें सूचनाएं देना नहीं चाहते हैं। एक, सूचना का अधिकार, उन्होंने सवाल उठाया कि सूचना का अधिकार कानून आया क्यों। दो, और तीसरा ये कि हम इस एक्ट को मजबूत किस तरीके से करें कि जो समस्याएं हमारे सामने आई हैं उन समस्याओं का हम निदान निकाल सकें। तो ये हमारी मूल समस्या है। तो आप में से किसी साथी को कोई बात रखनी है इसमें? किसी के पास कोई सलाह है इस बारे में कि हम सेक्शन 8 में जो छूट है उसको किस तरीके से देखें और किस तरीके से जानें? हमारे गेस्ट जुड़ेंगे तो हम सेक्शन 8 को और सुनेंगे। मैं अपने तरफ से भी इसको इंटरप्रिटेशन जो मैंने निकाला हूँ उसको भी मैं आप लोगों के साथ साझा करूंगा बहुत जल्दी। लेकिन दिक्कत की बात ये है कि भाई ये जो छूट का प्रावधान ले रहे हैं इस समस्या का समाधान क्या है। सीधे हम सिर्फ इतना तो नहीं बोल सकते कि हम हर मामले के लिए कोर्ट में जाएं। हमको वो विकल्प इसी एक्ट में से ही निकालना पड़ेगा जिसके तहत हमें सूचना मिल सके, और जो ये एग्जम्पशन है सेक्शन 8 का वहां पे हम चीजों को डिफाइन कर सके। जैसे कि कल भी मैंने बोला कि यहाँ पर इस एक्ट में दो तीन चीजें आ रही हैं जो थोड़ा सा हम लोगों को समझने की जरूरत है। सबसे पहली बात तो आ रही है सेक्शन 8 की सबसेक्शन 2 इसको हमको समझने की जरूरत पड़ेगी अगर यहाँ पे हमको सूचनाएं चाहिए। हमको दूसरी बात यहाँ पे ये समझना पड़ेगा कि जिन सक्षम प्राधिकारी और अपीलीय जन सूचना अधिकारी के समाधान की बात की जा रही है उनको हम कैसे मजबूर करें कि वो उन समस्याओं का समाधान करें। तीसरी बात हमको ये इसमें वो करनी है कि जब हम बार बार ये इस बात को उठाते हैं कि भैया पार्लियामेंट को ये जानकारी आप नहीं दे सकते तो हमें भी आप मना नहीं कर सकते देने से, तो उस बात की व्यापकता को भी समझना है कि भाई वो व्यापकता कहाँ तक है और उसको हम किस तरीके से प्रेजेंट करें। हमको ये भी समझना है कि जिस तरीके से इन सूचनाओं को जहां जहां जिन जिन पॉइंट्स पर मना किया गया है देने के लिए वो सीधा मना नहीं किया गया है, वह एक रीजनेबल रीजन के साथ मना किया गया है। तो ग्राउंड्स जो उसके बनाए गए हैं उस पर हमारी जो आवेदन है वो किस तरीके से जाए या हमारे जो अपील है वो किस तरीके से बने जिससे हम वो सूचना ले सकें। तो ये कुछ कुछ बातों को हमको समझना पड़ेगा और इसके लिए यह मीटिंग है। अगर आप लोगों के पास कोई सलाह या सुझाव है तो आप दे सकते हैं, नहीं तो हम इसमें फिर आगे बढ़ेंगे। किसी के पास कोई सलाह या कोई इस पर कोई बात रखना चाह रहा हो? साथी इस पर बात रखना चाह रहा है सेक्शन 8 पर, उनको कोई समाधान नजर आ रहा है? चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, मैंने जो है आज वापस भारत का राजपत्र खोला है और मैंने कुछ दिनों पहले इस बारे में चर्चा कर चुका था कि यहाँ पर इस एक्ट को चैप्टर वाइज दिया गया है, चैप्टर 1 2 3 ऐसे करके आगे बढ़ाया गया है और हर सेक्शन के पीछे एक रीजन बताया गया है कि भाई जैसे
ये सेक्शन 1 है तो ये शॉर्ट टाइटल है, उसके संबंध में उसका बताया गया है। सेक्शन 2 है, ये डेफिनेशंस हैं, यह बताया गया है। सेक्शन 3 एंड 4 जो है राइट टू इंफॉर्मेशन है। तो अब को अगर सेक्शन 8 को समस्याओं को समझना है तो हमको ये देखना है कि हमको राइट टू इंफॉर्मेशन कहाँ दिया गया है। हमको राइट टू इंफॉर्मेशन जो है इसी में जो हमारे लिए 3 और सेक्शन 4 दी गई है। तो एक इसको आप नोट करिए सेक्शन 3 और 4 को, और इसको अब हम लेकर साथ में पढ़ेंगे सेक्शन 8 के। सेक्शन 8 क्या है? एग्जम्पशन फ्रॉम डिस्क्लोजर ऑफ इंफॉर्मेशन। ठीक है, तो यहाँ पर इन्होंने जो छूट दे रखी है इसके साथ पढ़ेंगे। एक तरफ हमको सेक्शन 3 और 4, मतलब एक्चुअली तो 4 की बात कह रहा हूं मैं अभी। सेक्शन 4 हमको राइट टू इंफॉर्मेशन दे रहा है और सेक्शन 8 हमको एग्जम्पशन दे रहा है। इसको आपस में हम कैसे जोड़े? अपने आवेदन को लिखने के समस्याओं को, इन समस्याओं को हमको अब आपस में एक साथ करके पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि मुझे तो जो हल दिखाई दे रहा है वो सेक्शन 4 और सेक्शन 8 को साथ में लेकर राजकुमार जी आवाज क्लियर नहीं है क्या मेरी? मौर्य जी आवाज क्लियर नहीं है मेरी? क्लियर है आवाज आपकी? ओके, तो सेक्शन 8 के साथ पढ़ना है। एक दूसरा हमको जो इसको है बारीकी से पढ़ना है। अब जो है मैं अपनी बुक्स को खोल लेता हूँ जिसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों आपको एक साथ मिल जाएगा। और हमारे तो साथ ये थी यार सियामो वाला किसानों वाला ये थी ईयरफोन देखना। जब हम सेक्शन 8(1) को पढ़ना शुरू कर, इसमें जो सबसे पहली बात आती है वो आती है नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंट इन दिस एक्ट देयर शैल बी नो ऑब्लिगेशन टू गिव एनी सिटीजन। इस अधिनियम में अंतर्निष्ठ किसी बात के होते हुए भी व्यक्ति को निम्नलिखित सूचना देने की बाध्यता नहीं होगी। देखो यहाँ पर सबसे पहली बात इन्होंने बोला कि नॉट विथ स्टैंडिंग, मतलब किसी भी बात के होते हुए भी। एनीथिंग कंटेंट मतलब एनीथिंग कंटेंट इन दिस एक्ट, इस अधिनियम में किसी भी बात के, कोई भी बात जो कंटेंट है होते हुए, जो शामिल है इसके अंदर, है ना, होते हुए भी देयर शैल बी नो ऑब्लिगेशन, मतलब ऑब्लिगेशन बाध्यताएं, टू गिव एनी सिटीजन, देने में किसी नागरिक को बाध्यता नहीं होनी चाहिए, नहीं होगी। तो सबसे पहली बात यहाँ पे सिटीजन की बात की गई, लेकिन जब इसका अनुवाद हिंदी में दिया गया तब यहाँ पे व्यक्ति की बात की गई। क्योंकि हम लोग एक साधारण सी बात में बोलते हैं कि सिटीजन, मतलब हिंदी और इंग्लिश की जब बात आएगी कोर्ट में तब हमको अंग्रेजी पर ही जोर देना पड़ेगा, और अंग्रेजी में लिखा हुआ है सिटीजन, यहाँ पे नागरिक की बात कह रहा है और दूसरे तरफ में व्यक्ति की बात कह रहा है। तो सबसे पहला सवाल ये खड़ा होता है, क्या यह सूचनाएं किसी व्यक्ति को दी जा सकती हैं लेकिन नागरिक को नहीं दी जा सकती हैं? या फिर उसने अनुवाद में, हिंदी अनुवाद में व्यक्ति शब्द कहां से लेकर आ गया जब एक्ट में सिटीजन शब्द लिखा हुआ है? तो फिर से मैं इस बात को दोहरा रहा हूं, जो नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंट इन दिस एक्ट, इस एक्ट में किसी भी बात के होते हुए, किसी भी बात के होते हुए का क्या मतलब है? किसी भी बात के होते हुए का मतलब है कि यहाँ पर कोई भी प्रक्रिया या कोई भी प्रावधान जो सूचना को देने के लिए हमें दिया गया है के होते हुए भी। ठीक है, अब दूसरी बात क्या बोल रहा है? देयर शैल बी नो ऑब्लिगेशन,
टू गिव एनी सिटीजन। तो अब नो ऑब्लिगेशन का मतलब क्या हुआ? यहाँ पे दो नेगेटिव बातें हैं, एक तो नो और दूसरा ऑब्लिगेशन। तो मतलब सिटीजन को दी जा सकेंगी होना चाहिए ना, कि नहीं दी जा सकेंगी होना चाहिए। कोई साथी इस पे बता सकेगा? या बाध्यता नहीं होगी, ये वर्ड पढ़ने से कहां पे आ रहा है? क्योंकि अगर हम इसी तरीके से सेक्शन 8.2 को पढ़ते हैं, 8.2 में भी यही सेम कंटेंट आया हुआ है, नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग इन द ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट 1923। यहाँ पर बस ये बात बोल रहा है कि शासकीय गुप्त अधिनियम 1923 में कोई भी ऐसी बात जो होगी, नॉर एनी ऑफ एग्जम्पशन ऑफ परमिसिबल, किसी अनुज्ञेय छूट में अकॉर्डिंग्स विद सबसेक्शन 1, जो उपधारा 7.1 में अनुज्ञा की छूट है, उस बात के होते हुए। अब यही बात हम जब सेक्शन 8.1 में पढ़ रहे हैं तो दोनों में एक अंतर नजर आएगा, आप लोग अगर ध्यान देते। खोजे और बताएं मुझे क्या अंतर समझ रहे हैं आप। कोई कुछ इस पर बोलना चाहेगा? दोनों में क्या अंतर नजर आ रहा है? खोजेंगे, आप ही लोग बताएंगे उसको। मैं आप लोगों को उसमें बता दिया। तो मेरा अब इसमें जो धारणा है, सबसे पहली बात, तो सबसे पहली बात जो मेरी समझ है वो ये बोल रही है कि सेक्शन 8.1 तो सीधे तौर पे ये हमें बता दे रहा है कि इस एक्ट में किसी भी बात के होते हुए, ठीक है, नागरिकों को देने में कोई बाध्यता बाध्यता नहीं होगी। तो मतलब नागरिकों को, मुझे तो ये समझ में आ रहा है कि देने में कोई बाध्यता नहीं होगी। तो ये भी नहीं इसमें क्लियर हो रहा कि बाध्य होगी और नहीं होगी, दोनों को अपने को एक इंटरप्रिटेशन पे इसको लेना है। सेक्शन 8.2 को पढ़ते हुए ये आप मुझे कल बताएंगे, ठीक है। अब इसके बाद जो है हम छोटे छोटे पॉइंट्स पर आ जा रहे हैं। छोटे छोटे जो पॉइंट्स हैं, इसके जो एक सवाल जो हम लोगों के बीच में कॉमन रहता है, वो कॉमन सवाल ये रहता है कि जो नीचे में 8.1 के नीचे में जो अल्प विराम के बाद में लिखा हुआ है कि परंतु ऐसी कोई सूचना जिसको यथास्थिति संसद या किसी विधानमंडल को देने से इनकार नहीं किया जा सकता है, किसी व्यक्ति को देने से इनकार नहीं किया जाएगा। ये सिर्फ 8.1 पर लागू होगा कि पूरे सेक्शन 8.1 पर लागू होगा? इस पे क्योंकि 6 हाई कोर्ट के डिसीजन आ चुके हैं, डीओपीटी का सर्कुलर आ चुका है, तो मेरे ख्याल से सभी साथियों को मालूम होगा। इसलिए मैं आप साथियों से मैं जानना चाह रहा हूँ कि आप लोग इसको क्या समझ रहे हैं और क्यों समझ रहे हैं। क्योंकि हमें अपनी कोई बात रखनी है तो कानूनी तरीके से रखनी पड़ेगी, मनमाने तरीके से हम नहीं रख सकते। कोई कहना चाहेगा कुछ? देखिए, आप लोग नहीं बोलेंगे तो समझना मुश्किल होगा आप लोगों को। आप लोगों को खुद इसमें चर्चा में शामिल होना पड़ेगा। और सर, आप जी, आपकी बुक में जरा परंतु वाले को पूरा हाईलाइट कीजिए ना ऊपर तक के। अभी स्क्रीन पर आपने नहीं दिखाया हुआ है, थोड़ा स्क्रीन के साथ चलिए ना। अभी ठीक है।
परंतु नहीं दिख रहा है ना। ये सेक्शन 8(1) का आप लोग अपनी बुक्स तो रखे ही होंगे आरटीआई की, नहीं तो मैंने ये तो आप लोगों को पीडीएफ शेयर भी दिया हुआ है, आप इसकी पीडीएफ शेयर को भी ओपन करके खुद भी देख सकते हैं अपने मोबाइल में। नहीं पर और एक तो कॉमन है, तो आरटीआई एक्ट की बेयर एक्ट है, इसमें मतलब कोई अंतर नहीं आएगा एक भी शब्द का। ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन मुझे ज्यादा तो नहीं जानता, लेकिन मेरा ऐसा मानना था कि 8(1) पे पूरा लागू होता होगा 8 पर, कि भाई परंतु साबित में कैसे, इसको हम साबित कैसे करेंगे कि ये पूरे 8(1) पर लागू होता है? क्योंकि सर उसका पूरा पैराग्राफ ही एक छोड़ करके अलग से लिखा गया है, ये के साथ लिखा नहीं गया है। नहीं, ऐसा सिर्फ बोल देने से नहीं बनेगा, आप लोगों को इसके लिए जो है स्पष्टता देनी पड़ेगी, क्योंकि बॉम्बे हाई कोर्ट, माननीय दिल्ली हाई कोर्ट, माननीय मध्य प्रदेश हाई कोर्ट, मद्रास हाई कोर्ट, पटना हाई कोर्ट, 5 हाई कोर्ट ने 2020 तक में जो डिसीजन थे, क्योंकि ये जो बुक है 2020 तक की पब्लिश है, उन पर ये 5 हाई कोर्ट ने यह स्पष्ट किया था कि 8(1) पर जो परंतुक है वो सिर्फ 8(1) पर लागू होता है, पूरे धारा 8 पर लागू नहीं होता है। ये 5 हाई कोर्ट ने डिसीजन दिया है। ठीक है सर, जब 5 हाईकोर्ट ने अपन डिसीजन दिया है तो मान लेते हैं कि 8(1) पर, क्योंकि लेकिन बहुमत और हाईकोर्ट के डिसीजन को अपने को मानना भी पड़ेगा, हो सकता है क्योंकि उन्होंने पढ़ाई की है ज्यादा, हमारी अपेक्षा वो ज्यादा अच्छा समझ पाते। नहीं, अब एक्चुअली क्या है, इस पर हमारा जो मानना है, मेरा जो पर्सनल मानना है वो ये है कि ये जितने भी 5 केसेस लगे थे, ये या तो सही तरीके से इंटरप्रिटेट नहीं हुए हैं, या फिर हमको उस पर चर्चा करने की जरूरत है। अगर ये इंटरप्रिटेट सही तरीके से नहीं हुए हैं, है ना, तो उसके पीछे हमारा कानून नहीं जानना या हमारा एक्सप्लेनेशन बराबर नहीं दे पाना, इसके पीछे रीजन हो सकता है। अब जैसे इसके पीछे जो है, अब हमारे पास 2-3 ग्राउंड्स हो सकते हैं। 2-3 ग्राउंड्स क्या हो सकते हैं कि डीओपीटी ने 25 अप्रैल 2008 को एक सर्कुलर जारी किया था। उस सर्कुलर में जारी करते समय उसने प्रथम अपीलीय प्राधिकारियों के लिए मार्गदर्शिका बिंदु 5 में कहा गया है कि अधिनियम नागरिकों को संसद सदस्यों एवं राज्य विधानमंडल के सदस्यों के बराबर सूचना का अधिकार प्रदान करता है। ठीक है, तो एक ये ग्राउंड डीओपीटी का है। ठीक है, दूसरा ग्राउंड जो है वो आपको मिल रहा है बॉम्बे हाई कोर्ट की डबल बेंच ने स्वरूप सिंह विरुद्ध महाराष्ट्र राज्य के मामले में दिया है। उस पे उन्होंने जो विराम चिन्ह होते हैं, जो पनेक्शंस होते हैं, उस पर बल देते हुए कहा है कि, अब जैसे इसको मैं समझा दूं आप लोगों को, इसी में डायरेक्ट अपन देखते हुए इसको समझते हैं तो समझ में आएगा। आप लोग गौर फरमाइएगा, थोड़ा ध्यान से दीजिएगा। जब हम सेक्शन 8(1) चालू करते हैं, तो 8(1) जब चालू होती है उसके नीचे क्लॉजेस दिए हुए, तो बराबर जिस तरीके से जब भी कोई सेक्शन चालू होता है, सेक्शन चालू होने के बाद अगर उसके अंदर में क्लॉजेस होती हैं तो डैश करके आगे बढ़ा जाता है, क्योंकि 8(1) में जो लिखा है वो हर क्लॉज के साथ में पढ़ा जाएगा। मतलब जो ऊपर की जो लाइन है वो ऑटोमेटिक ऐड हो जाती है आपके हर क्लॉज में। मतलब 8(1) के ए में भी वो पहला क्लॉज सेक्शन सब सेक्शन आएगा, बी में भी वो आएगा, तो वो उसके साथ इंक्लूड करके पढ़ा जाना है। ठीक है, तो अब यहां पर डैश देके उसने शुरू किया। अब क्लॉज पर अगर जैसे ही हम आते हैं तो एक एक क्लॉज के आगे में देखिए आखिरी में लगा क्या है,
अर्धविराम सेमी कॉलन दिख रहा है, यहाँ पे पूर्ण विराम नहीं लगा है, मतलब ये आपका अभी खत्म नहीं हुआ है, कंटिन्यूशन है। बी में भी वही सेमी कॉलन है, सी में भी वही सेमी कॉलन है, डी में भी यही सेमी कॉलन है, और ऐसी बढ़ते हुए ई एफ जी एच आई तक सेमी कॉलन दिया हुआ है। लेकिन जो आखिरी क्लॉज है 81J, वहां पर आप जब देखेंगे वहां पर सेमी कॉलन ना देकर क्या लगा हुआ है, अपूर्ण विराम, सीधा कॉलन लगा हुआ है। अपूर्ण विराम क्या है कि कोई चीज पूर्ण नहीं है जब तक नीचे के जो बचे हुए शेष खंड है उसको पढ़ ना लिया जाए। अब उसके बाद जब आपने उस परंतु को कंप्लीट कर लिया है, तब उसके बाद क्या है, पूर्ण विराम दिया हुआ है, उसको क्लोज किया है। आप मेरी बात को समझ रहे हैं? हाँ सर। तो जब चीजों को उसने कंटिन्यूशन पर लिया है 81 के सारे क्लॉजेस को, वो कंटिन्यूशन पर सेमी कॉलन के जरिए से लेके आ रहा है, अर्धविराम के जरिए से, और उसके बाद 81J का जो आखिरी क्लॉज था उसके बाद अपूर्ण विराम लगा रहा है, और उस परंतु को क्लियर करने के बाद पूर्ण विराम लगा रहा है। तो वो यह बात स्पष्ट करती है कि जो पूरा सेक्शन 81 के अंदर में आने वाली बात है वो पूरी एक साथ है, वो सारे कंडीशंस एक साथ हैं, उसके जो क्लॉज हैं वो बस स्वतंत्र हैं, लेकिन परंतु जो है वह भी सबके साथ में शामिल है। ऐसा जो है स्वरूप सिंह विरुद्ध महाराष्ट्र के मामले में पढ़ा गया था। अब उस केस को अगर साथी थोड़ा स्टडी कर लें तो हो सकता है कि हम इस पर कुछ बेहतर वो कर पाए। तो राजेंद्र पुड़ुंगे जी भी पढ़ते हैं, नीलेश जी आज जुड़े नहीं हैं, मंजीत जी भी आप लोग देख सकते हैं। अगर इस केस प्रकरण को आप लोग रीड कर लें, क्योंकि मैं अकेले, मेरे बस की बात नहीं है कि मैं केस भी रीड करूं और अदर्स वर्क भी करूं, तो मैंने इस बात को रखा हुआ है अपने जहन में कि समय मिलेगा तो करूंगा। लेकिन आप लोग अगर कर लेंगे तो इस सेशन के दौरान जब हम आगे, अभी कल और लेंगे सेशन सेक्शन 8 पर, या आगे लेंगे अपील के दौरान, जब हम लोग अपील की ड्राफ्टिंग पर जाएंगे तब हम सेक्शन 8 को फिर से लेंगे, क्योंकि हमको मालूम है कि पूरे ग्राउंड्स हमको यहीं पे बनाने हैं, तो हम इसको जो है किसी भी तरीके से छोड़ने वाले नहीं हैं। तो उस समय तक अगर अपन कलवल में इसको तैयार रख लें तो हम इस समस्या का हल निकाल लेंगे। ठीक है, एक ये आपके 2 ग्राउंड हो गए। तीसरा ग्राउंड आपको मिलता है माननीय कलकत्ता हाईकोर्ट के प्रकरण पर। कलकत्ता हाईकोर्ट का, लेकिन ये ऑर्डर जो है ये थोड़ा पुराना है, 2008 का है। ठीक है, यहाँ पर ये बोलता है कि सेक्शन 81 पर ये सारी जो है ये लागू होना इसने बताया है। इसी तरीके से पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने भी एक मामला था प्रावधान 81D पर भी उस प्रावधान को परंतु को लागू किया हुआ है। वैसे ही श्री वेंकटेश नायक द्वारा लिखित कॉमनवेल्थ की जो ह्यूमन राइट की इनिशिएटिव की रिपोर्ट थी जो 2013 में जारी हुई थी, वहां पर भी यह बातें ली हुई हैं। तो ये कुछ ग्राउंड्स भी हैं हमारे पास इस बात को समझने के लिए कि ये सब पर लागू होता है, पूरे सेक्शन 81 पर, क्योंकि हम कोई भी बात कहेंगे वो अपने मनमाने तरीके से नहीं कर सकते, उसके पीछे लॉजिक होना चाहिए, कानूनन होना चाहिए, लॉफुल बात होनी चाहिए, तभी तो वो बात रखने में या सामने वाले को स्वीकार करने में कुछ हद तक हम तैयार कर पाएंगे। तो इसके अलावा जो है आप लोगों को कल आपने पर्टिकुलर एक एक सेक्शन वाइज देख लिया है। मैं आप लोगों को इम्पोर्टेंट जो भी पॉइंट्स नजर आ रहे हैं मैं आप लोगों को साथ में लेते हुए चलता हूँ। हमारे पास जो दूसरा सवाल था प्राइवेसी का और जो 82 का, अब 82 हम लोगों को क्या देवेंद्र बोल जी, रही है जी? ये जो अपने पास जो प्लस पॉइंट है, क्या वो ग्रुप में शेयर हो गया है 81
ये परंतु के लिए तीनों चारों आपने जो बाद में उदाहरण दिए, पहले बताया कि पांच नहीं, पांच ये जितनी भी चीजें मैंने बताई है ये शेयरेबल अभी नहीं है, लेकिन आज जो हमारी मीटिंग के दौरान ये चीजें तो शेयर मैंने अपने तरफ से जो बुक्स में मिली वो मैंने कर दी है। कुछ साथियों को ये बुक्स मैंने पहले भी साझा की हुई थी, जिसका रेफरेंस लेके मैं ये बात बता रहा हूँ, उन लोगों की जानकारी में है। और ये जो मीटिंग अभी चल रही है ये भी ऑनलाइन है यूट्यूब में, तो आप लोग जब चाहें इसको देखकर वापस इस बात को उठा भी सकते हैं, इस रेफरेंस को ले भी सकते हैं। ठीक है सर। तो ये ऑटोमेटिकली ऐसे भी आपके पास पहुंच गई है। ठीक है, हम अब 8.2 में आ रहे हैं, क्योंकि 8.1 को जो कुछ हद तक हमारे फेवर में लेके जाती है वो 8.2 लेके जाती है। 8.2 क्या बोल रही है कि किसी लोक प्राधिकारी को सूचना तक पहुंच अनुज्ञात की जा सकेगी यदि सूचना के प्रकटन में लोकहित संरक्षित हितों के नुकसान से अधिक है। तो इसमें क्या बात आई कि लोक प्राधिकारी को सूचना पहुंच अनुज्ञात की जा सकती है। ये पब्लिक अथॉरिटी में अलाउ एक्सेस टू इंफॉर्मेशन। थोड़ा सा हिंदी जो है ना, मतलब बिगाड़ दिया है अंग्रेजी से, थोड़ा सा मतलब उतना मैच नहीं करता जिस तरीके से हिंदी को पढ़ने से लगता है, वो अंग्रेजी की भावनाओं से बिल्कुल थोड़ा सा बदल जाता है। तो पब्लिक अथॉरिटी में अलाउ एक्सेस टू इंफॉर्मेशन इफ पब्लिक इंटरेस्ट इन डिस्क्लोजर आउटवेट द हार्म टू द प्रोटेक्टेड इंटरेस्ट। तो यहाँ पर हमारे पास क्या बात आ गई, पब्लिक इंटरेस्ट, प्रोटेक्टेड इंटरेस्ट और ओवरवेट। ठीक है, अब हमको इस ओवरवेट को बीच में रखते हुए पब्लिक इंटरेस्ट और प्रोटेक्टेड इंटरेस्ट को ध्यान रखना है। किसे ध्यान रखना है, पब्लिक अथॉरिटी को। अब पब्लिक अथॉरिटी को इसमें पब्लिक इंटरेस्ट क्या है, उसको तो कुछ भी पब्लिक इंटरेस्ट नहीं दिखाई देता हमारे आवेदनों पर। तो हम उसको 8.2 की प्रक्रिया के लिए कैसे बात करें, हम कैसे बाध्य करें, ये इस पर हमको चर्चा करनी है। क्योंकि हमको सूचना अगर कोई दिला सकता है तो सेक्शन 8.2 दिला सकता है, सेक्शन 4 हमको दिलवा सकता है, या फिर जो टर्म्स 8.1 के जितने भी क्लॉजेस हैं उसी के अंदर में जो दिए हुए टर्म्स हैं वो क्लॉजेस दिला सकते हैं। इसके अलावा मुझे तो और कोई ग्राउंड्स नहीं दिख रहा जिसके कारण से जो है आपको सूचना मिलेगी। 8.3 भी एक रीजन है, लेकिन 8.3 में भी मुझे वीरेंद्र ठक्कर जी की मदद वापस फिर से एक बार लेनी पड़ेगी उसके लिए, 8.3 के लिए। या अगर आप लोगों को याद हो, क्योंकि उस दिन मैं मीटिंग पूरा नहीं कर पाया था, तो 8.3 पर रमेश जी और वीरेंद्र जी के बीच में एक चर्चा चल रही थी। उस चर्चा पर उन्होंने रमेश जी ने बोला था कि क ग छ के अलावा भी कुछ और था जो उनके पास है। उन्होंने इस बात को कमिट किया था कि कुछ बुक्स है या उनके पास राजपत्र की प्रिंटेड कॉपी है जिसमें बाद में संशोधन हुआ था, ऐसा कोई बात उन्होंने शायद कहा था जहां तक मुझे याद है। और ठक्कर साहब ने इस पर 8.3 में एक बात कही थी कि सब्जेक्ट टू प्रोविजन ऑफ क्लॉजेस ए सी एंड आई ऑफ सबसेक्शन 1, मतलब जो ए सी और आई है उपधारा 1 का, है ना, any information relating to any occurrence event on matter which has taken place occurred in happened 20 years before date which any request is made under section 6 shall be provided to any person making a request under this section। अब यहाँ पर जो बात इन्होंने बोली कि क घ झ के बंदों के अधीन रहते हुए किसी ऐसी घटना, वृत्तांत या विषय से संबंधित कोई सूचना जो उस तारीख से जिसको धारा 6 के अनुरोध किया गया है 20 वर्ष पूर्व घटित हुई थी या हुआ था, उस धारा के अधीन अनुरोध करने वाले किसी व्यक्ति को उपलब्ध कराई जाएगी। तो पहली नजर में तो ये समझ में आता है कि 20 साल से जो पुरानी सूचनाएं हैं उस पर ये लागू हो जाएगा और वो हमें उपलब्ध कराई जाएगी। फिर उसके बाद फिर से अपूर्ण विराम लगाकर परंतुक दिया हुआ है, उस परंतुक में लिखा है
कि जहां उस तारीख के बारे में जिससे 20 वर्ष की उक्त अवधि को सगणित किया जाता है कोई प्रश्न उद्भूत होता है, वहां अधिनियम में उसके लिए उपबंधित प्रायिक अपीलों के अधीन रहते हुए केंद्रीय सरकार को विनिश्चय अंतिम होगा। तो देखिए, पहली बात तो यहाँ पे फिर से एक बात आ गई कि यहाँ पर केंद्रीय सरकार की बात की गई, डिसीजन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट शैल बी फाइनल। यहाँ पे समुचित सरकार की बात नहीं की गई। ठीक है, तो मतलब ये सेंट्रल गवर्नमेंट के मामलों पर लागू होगा। दूसरी बात उन्होंने बोला था कि इसको छोड़कर लागू होगा, एसीआई को छोड़ के। जहां तक मुझे वीरेंद्र ठक्कर जी की बात याद हो, उन्होंने एसीआई को छोड़कर लागू होने की बात की थी, जबकि हम लोग एसीआई पर ये बात लागू होने की बात करते हैं। तो इसलिए अगर किसी साथी को याद हो वो बात, तो वो ये मुझे बताए कि उन्होंने एसीआई पर लागू होने की बात को नहीं लागू होना क्यों कहा था, उनका क्या ग्राउंड था उसके पीछे, अगर किसी को याद हो, क्योंकि उस समय यही बात मेरी अधूरी छूट गई थी। मैं आप लोगों के सामने जो भी सार लेके आता हूँ वो कोई मैं नहीं चाहता कि अपने मन से बोलूं। मैं जितने भी वरिष्ठ साथियों या मीटिंग्स के जरिए से जो भी मेरे पास जानकारी के जरिए से या जो मेरे पढ़ने या समझ आने पर आती हैं, मैं उन्हीं जानकारियों को आप लोगों के साथ बिल्कुल साझा कर रहा हूँ, जितना मुझे समझ है। अब अगर उसको समझने के लिए मैं एसीआई को देख लूं, तो एसीआई सूचना जिसके प्रकटन से भारत की की सुरक्षा पड़ता हो या किसी अपराध को, ये जो है सेंट्रल गवर्नमेंट ही लग रहा है। तो अगर इस अनुसार अगर देखें तो ये बात समझ में आती है कि ये ए पर लागू होता है। सी में क्या है, सूचना जिसके प्रकटन में संसद या किसी राज्य के विधानमंडल के विशेषाधिकार को भंग कारित होता है होगा, तो यहाँ पर भी लागू होता है क्योंकि संसद की बात की गई है। लेकिन यहाँ पर राज्य विधानमंडल के विशेषाधिकार को भंग कारित करता हो, इसकी भी बात की गई है, लेकिन यहाँ पर विधानमंडल की बात की गई है। अब इसके हिसाब से देखें तो इसका निर्णय सेंट्रल गवर्नमेंट क्यों लेगा, उस परंतु के अनुसार वहां पे लिखा हुआ है सेंट्रल गवर्नमेंट। तो अब सी पर सेंट्रल गवर्नमेंट का क्या रोल, उसमें स्टेट को क्यों नहीं शक्ति दी गई। तो यह बात देखें इसको जोड़ते हुए, तब वीरेंद्र ठक्कर जी की बात सही नजर आती है। एक उसमें दिया था आई, ABCD आई। अभी आई का जो मामला है, यह है मंत्रिमंडल के कागज पत्र जिससे मंत्री परिषद सचिवों एवं अन्य अधिकारियों के विचार विमर्श के अभिलेख सम्मिलित हैं। परंतु मंत्री, यहाँ पर भी एक परंतु दिया है, लेकिन यहाँ पर देखिए जो परंतु दिया है, देखिए जो 81J वाली बात मैं कह रहा था, उस पर हम लोगों को जोर देने के लिए एक बात मिलती है, यहाँ पर बड़ी काम की बात मिल रही है। फिर से जो 81J जो मैंने कहा कि 81 पर पूरा लागू होता है, वहां पर हमको ये बात जोड़ने के लिए मिल रही है। थोड़ा सा देखिएगा, हो सकता है कि मैं गलत हूँ, और नहीं होऊंगा तो फिर अपन उसमें पहुंच जाएंगे। नहीं, गलत भी हो सकता है। रीजन क्यों है, देखिए 8I के आगे में पहले अपूर्ण विराम लगाया, लेकिन हिंदी वाले में अर्ध विराम लगा हुआ है। उसके बाद उन्होंने परंतुक बताया और परंतुक को खत्म नहीं किया, फिर से अपूर्ण विराम लगाया, और उसके बाद फिर एक और परंतुक देके अर्ध विराम लगाया, जो इस बात का समर्थन करता है कि यहां पर परंतुक लिखने के बाद पूर्ण विराम नहीं लगाया है। तो ये बात साबित करता है कि जो 81J के आखिरी में दी हुई परंतुक है वो पूरे 81 पर लागू है। लेकिन एक बात इसके अंदर में सवाल खड़े वापस हमारे लिए ये कर देती है कि यहाँ पर 8I के क्लॉज के आगे में अपूर्ण विराम लगा हुआ है और उसके उसमें भी अपूर्ण विराम लगा हुआ है, तो क्या यह भी उसके साथ ऊपर की सामग्रियों के साथ पढ़ा जाना था। तो जो बॉम्बे हाई कोर्ट का जो स्वरूप सिंह का मामला है, उस पर जो दिया गया आदेश है वो भी फिर गलत साबित हो जाता है।
तो इसे भी अगर कोई साथी गौर में ले कि भाई ये जो इस तरीके से जो अल्प विराम अर्ध विराम है उसको हम किस तरीके से इंटरप्रिटेट करें, इसको भी हमको समझना पड़ेगा। क्योंकि हमारे पास जो ग्राउंड्स था, जिस ग्राउंड को मैं ले रहा था अभी तक, बॉम्बे हाई कोर्ट के ग्राउंड्स को, कि कोलन के आधार पर जो विराम चिन्ह लगे हुए हैं उन चिन्हों के आधार पर 81J में, परंतु पूरे उस पर 81 पर लागू हो जाता है। अब उस पर वापस सवाल खड़ा हो गया है और ये हम लोगों के अभी पढ़ने के दौरान पर ही हुआ है, मुझे भी ये बात ध्यान नहीं गई थी। ठीक है, तो इससे जो है अपन वापस लौटते हैं। हम 8.3 पर थे। 8.3 पर ये बात तो तय हो गई है कि यह सिर्फ मंत्रिमंडल, सांसद या राष्ट्र से संबंधित मामलों के लिए है। इसलिए वीरेंद्र ठक्कर जी ने अगर ऐसा कहा हो, जो मेरे को समझ में हो सकता है कम्युनिकेशन गैप रह गया हो मेरे, कि यह ACI को छोड़कर है, वह गलत साबित हो जाता है। और इसमें अगर कोई क्लॉज छूट रही है तो रमेश भैया से हमको अभी तक उसका शेयर नहीं मिला है, तो मैं उस बात को भी इसमें नहीं जोड़ पा रहा हूँ, क्योंकि मेरे खोज में या मैंने जितना खोजा मेरे को कहीं नहीं मिला। ठीक है, तो इसका अर्थ हम 8.3 का तो यही निकाल रहे हैं कि 20 साल से पुरानी अगर कोई सूचना है तो वो ACI में मिल पाएगी, और इसलिए ये हमारे लिए ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं रह जाता। हमारे लिए ज्यादा महत्वपूर्ण अभी 8.2 ही है। फिर अब संरक्षित हित क्या है, प्रोटेक्टेड इंटरेस्ट क्या है? प्रोटेक्टेड इंटरेस्ट अगर अपन देखें कि कुछ एक्ट में ना प्रोटेक्टेड पर्सन की बात की हुई है, आप लोग अगर सर्च करेंगे तो प्रोटेक्टेड पर्सन आया हुआ है कई सारे एक्ट्स में। और प्रोटेक्टेड इंटरेस्ट, उन लोगों के इंटरेस्ट की जब बातें होती हैं तब वहां पर प्रोटेक्टेड इंटरेस्ट की बात की गई है एक, लेकिन उसको इसके साथ नहीं जोड़ सकते हम, क्योंकि वो ज्यादातर व्यक्ति ऐसे थे जिनको सरकार ने संरक्षित माना था। जैसे कि आप मान ले कि कोई निशक्त जन व्यक्ति हैं, दिव्यांग व्यक्ति हैं, या कोई पीड़ित व्यक्ति है किसी मामले में, या कोई महिला है किसी मामले में, तो इन सबको जो है प्रोटेक्टेड पर्संस के अंदर में लिया गया है कई सारे एक्ट में, उसको परिभाषित किया गया है प्रोटेक्टेड पर्सन में। या कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनको सरकार जो है स्पेशल कैटेगरी रखती है, तो उन लोगों को प्रोटेक्टेड उसमें लिया गया है पर्सन में, और उन लोगों से जुड़े हुए कार्यों को हम अगर लेते हैं तो वो प्रोटेक्टेड इंटरेस्ट में आएगा, या फिर प्रोटेक्टेड इंटरेस्ट का मतलब कुछ और है। ये आखिर यहाँ पर किसके हितों की बात की जा रही है? सबसे बड़ी बात तो ये खड़ी हो रही है कि लोक प्राधिकरण वह सूचनाओं तक पहुंच हमें उपलब्ध करा सकता है यदि सूचना के प्रकटन में लोकहित संरक्षित हितों के नुकसान से अधिक हो। तो संरक्षित हित क्या है? तो इसको हम सीधा से समझ लें कि संरक्षित हित, चूंकि हमारे पास कोई अदर बेस नहीं है, तो हमको सिर्फ इतना ही मानना पड़ेगा कि 8.1 में जितनी बातें रखी गई हैं, जितनी बातें सूचना को देने से मना की गई हैं, वो संरक्षित हित है। या फिर जो शासकीय गुप्त बात अधिनियम में जितनी बातें लिखी हुई हैं वह संरक्षित हित है। क्योंकि जब तक हम संरक्षित हित नहीं समझेंगे, जब तक हम वहां पर बातों को नहीं रख पाएंगे। दूसरा क्या है? कंटेंट, लोकहित। अब लोकहित को भी आपको साबित करना है कि वो लोकहित का है। आपने जो भी जानकारी चाहिए वो लोकहित में चाहिए, तो लोकहित में लेने के लिए आपके पास क्या विकल्प है? हम किसे लोकहित बोलेंगे? कई मामले हैं, एक दो मामले थे। मैंने एक पब्लिक इंटरेस्ट पे एक इंटरप्रिटेशन की जन याचिका की किताब लेके आई थी, मैं उसको कल आप लोगों को देखकर मैं जन याचिका वाली किताब से लोकहित का रेफरेंस उठाकर आप लोगों को देता हूँ कि लोकहित क्या है। और
इसके अंदर में जो हम नितिन सिंघवी जी की किताब का रेफरेंस ले रहे हैं, उस किताब में भी एक लोकहित पर एक इन्होंने टिप्पणी दिया था, मैं बता रहा हूँ। आप लोग में से कोई लोकहित पर आप अपना कोई बात रख सकते हैं, कोई लोकहित और उसको हम एक्चुअली बाय लॉ साबित कैसे करेंगे? ये नहीं है कि लोकहित का मतलब हम क्या समझ रहे हैं कि भाई लोगों का हित हो या लोगों को बहुत बड़े समुदाय को लाभ हो, वह लोकहित है। लेकिन ये हमारी मन मर्जी होगी ना, हमको तो बाय लॉ हमको कोई बात को प्रेजेंट करना है, हमको उसको रिटर्न में लेना है, तो उसको किस तरीके से ले सकते हैं? अरुण भैया, आप कुछ बोलना चाह रहे हैं लोकहित पर? लोकहित पर कोई साथी कोई उनकी राय शुमारी हो, कोई बात रखना चाहें? क्योंकि हमको बिल्कुल टेक्निकली हमको ड्राफ्टिंग हमारी ये चाहिए कि हम बिल्कुल एकदम बाय लॉ एकदम बात करें, और उसका पीछे हमारे पास कोई ग्राउंड्स हो, कोई रीजंस हो, ऐसी रीजंस और ग्राउंड हो जिसको वो काट ना पाए, ताकि हमको जो सेक्शन 8 की जो बाध्यताएं हैं हम उसको उसको कर सके। क्योंकि देखिए, मैं एकदम फ्लेक्सिबल आदमी हूँ, मैं सिर्फ यही देख रहा हूँ कि मुझे सूचना चाहिए, तो सूचना मुझको मिले कैसे, मैं इसी एंगल से अपने प्लानिंग को करता हूँ। रमेश भैया एक अलग एंगल से देखते हैं, या हमारे शिवानंद भाई उसको अलग एंगल से वो करते हैं, या अन्य साथी अलग एंगल से देखते हैं। तो मैं तो अपना सोच बता दूं कि मैं अगर किसी चीज को चाह रहा हूं तो मैं चाहने के लिए उसके रास्ते खोजूंगा, और रास्ते खोजूंगा तो उन रास्तों को खोजूंगा जो मेरे समस्याओं को हल करे, जो बाद में उस बात को कोई काट ना पाए। अगर मैंने वो बात रख पाई अपनी बातों को मजबूती से, तो हो सकता है मुझे जो मैं चाह रहा हूं वह पूरी हो जाए। तो मुझे जहां से जो भी मिल रहा है मैं टुकड़ों में उठा रहा हूं उन बातों को, और उसी के साथ उन ग्राउंड्स को लेते हुए आप लोगों के साथ चर्चा कर रहा हूं। आप लोगों में कोई भी पब्लिक इंटरेस्ट पर कोई भी बात अगर कोई साथी रख सकता है तो बताए कि पब्लिक इंटरेस्ट किसे बोलेंगे। हेलो हाँ बताएं प्लीज। सर, जहाँ तक संरक्षित हितों की बात आती है, जी, संरक्षित हितों पे। वो किसी व्यक्ति के लिए होती है, और कानून में व्यक्ति बोले तो कोई संस्था, एक पर्सनल, एक सिंगल व्यक्ति यहाँ या पर व्यक्ति नहीं लिखा है, सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या कर दिया है, यहाँ पर 8.2 में व्यक्ति शब्द का इस्तेमाल नहीं किया है, यहाँ पर इसने लेकिन सीधा लिखा है संरक्षित हितों प्रोटेक्टेड इंटरेस्ट। लेकिन सुरक्षित हितों के बारे में जो बताई है, यदि वो कोई राज्य भी है तो वो भी व्यक्ति है, और देश है तो भी व्यक्ति हुआ हो कानून की सकता है, भाषा लेकिन में। यहाँ पर व्यक्ति शब्द इस्तेमाल ही नहीं किया है ना 8.2 में। मैं मान लिया बात को, लेकिन जी लोकहित ज्यादा है उससे। यदि कोई मैटर ऐसा है जिसमें छुपाने वाली बात की अपेक्षा, ठीक है, आम जी जनता का हित बताने में ज्यादा है, जी छुपाने की अपेक्षा आम जनता को इससे ज्यादा फायदा है, जी अपेक्षा का छुपाने की अपेक्षा जी छुपाने में कम फायदा है और बताने में ज्यादा फायदा है। जैसे भ्रष्टाचार उजागर हो रहा है, और किसी की नियुक्ति हो रखी है और वो छुपा रहा है कि ये नियुक्ति 81E में है, 81J में है, इसका नाम, इसके पिता का नाम पर्सनल है, यहाँ तक कि पर्सनल आ जाते हैं, या उसकी प्रॉपर्टी पर्सनल है, तो अब भ्रष्टाचार के जरिए उसने जो प्रॉपर्टी कमाई है वो लोक हित में उसको अ, बताना ज्यादा अच्छा है, क्योंकि वो लोक हित में है। तो देखिए, किसी व्यक्ति इस की बात को हरीश जी एक बार मैं इसमें थोड़ा सा आपको इंटरप्रेट करूंगा कि आप अगर ये बोलेंगे कि जो आपने सूचना मांगी है उससे भ्रष्टाचार का उजागर होगा, है ना, तो आप इस चीज की एश्योरिटी कैसे दे सकते हैं कि उसमें भ्रष्टाचार उजागर होगा ही? क्योंकि हम कोई बात ऐसी नहीं कह सकते कि भ्रष्टाचार उजागर होगा। हम ये बोल सकते हैं कि इस मामले में जो भ्रष्टाचार उजागर हुआ है, आपने कोई मामले का भ्रष्टाचार उजागर कर दिया है ना, या भ्रष्टाचार जो है प्रमाणित है,
तो जी। उस प्रमाणित भ्रष्टाचार का हम रेफरेंस देकर उसमें कोई बात जो हमको सूचना की आवश्यकता है किसी दोषी या अपराधी के लिए साबित करने के लिए, तो वह बात एक तरीके से उद्गम कर सकती है। लेकिन अगर हम बोलेंगे कि कोई भ्रष्टाचार का उजागर होने वाला है या होगा, जो चीज मतलब हुआ नहीं है, सिर्फ हमारा परसेप्शन है कि हमारी सोच है कि ऐसा हो सकता है, उन संभावनाओं के आधार पर उन नहीं मिल पाएगा। संभावनाओं के आधार पर हम ये प्रावधान लागू नहीं करवा पाएंगे। हाँ, नहीं उसमें नहीं कर पाएंगे, उसके लिए हमें कोई ग्राउंड लेना पड़ेगा कि देखिए देखिए हम इस मेरे एक साथी हैं नितिन सिंघवी जी ने अपनी किताब में भी लिखा है। उन्होंने बोला कि जैसे मान लीजिए कि न्यूज़पेपर है, न्यूज़पेपर में आपकी कोई कटिंग आई, कोई मुद्दा आया और आपने उस न्यूज़ पेपर की कटिंग को लेते हुए उसमें साथ में अटैच करते हुए आपने आवेदन किया और बोला कि ये जो मामला संज्ञान में आया है, जो इस समाचार पत्र की इस तारीख के इस पेज में ये सुर्खियों में अ, है। तो हम लोक प्राधिकरण से यह जानकारी इस मामले पर या इस मामले पर आप जो आपको बात ये सवाल रखने हो, जो जानकारी लेना हो, उसको रखते हैं, तो आपके पास एक ग्राउंड होता है। देखना कई साथी लोग न्यूज़पेपर की कटिंग का उपयोग करते हैं। वो न्यूज़पेपर की कटिंग का उपयोग शायद मेरा मानना है वो इसी कारण से करते हैं कि वो उसको पब्लिक इंटरेस्ट में ला सके, क्योंकि ये माना गया है, कई निर्णयों में माना गया है कि प्रेस को अभिव्यक्ति की आजादी दी गई है, उनको ऐसे मामलों को उठाने के लिए आजादी दी गई है क्योंकि न्यायालय मानती है कि प्रेस जो है लोगों तक सरकार की जो गोपनीयता है उसको खत्म करते हुए पारदर्शिता लाने की कोशिश करती है। वो सिस्टम में सुधार की भावना से और लोगों तक व्यापक तौर पे जानकारियों को पहुंचाने के लिए लोकहित में काम करती है। यही तो माना गया है ना प्रेसेस के लिए, न्यूज के लिए, मीडिया के लिए। तो जब वो लोकहित के लिए काम कर रहे हैं, न्यूज मीडिया वाले लोगों तक जानकारी पहुंचाने के लिए कर रहे हैं, वो लोगों के मुद्दे उठाने के लिए बातों को रख रहे हैं, तो एक हमारा रीजनेबल ग्राउंड ये भी हो सकता है कि अगर कोई मामला किसी रजिस्टर्ड न्यूज मीडिया के ऐसे उसमें जिसको ज्यादातर लोग मानते हो या पढ़ते हो या वहां पे ज्यादा प्रचलित हो, अगर उसमें इस तरीके की कोई राष्ट्रीय राज्य स्तर की किसी न्यूज़पेपर की कटिंग को हम रेफरेंस बनाकर अगर आवेदन करें, तो भी हम एक ग्राउंड बना सकते हैं कि भाई चूंकि ये लोकहित में या लोगों में व्यापक तौर पे ये प्रक्रिया मामले चल रहे हैं, तो ये मामला लोकहित का हुआ, इस पर हमें ये जानकारी चाहिए ताकि ये पारदर्शिता में आ सके। तो एक ग्राउंड बन सकता है कि हरीश जी, मैं अगर सही बोल रहा हूँ तो? हाँ सर, उसके लिए तो जरूरी है कि दस्तावेज उस ग्राउंड को बनाने के लिए कोई क्योंकि पुरानी मेरा घटना को मानना ही। बस ये है कि अगर सूचना हमको चाहिए तो हमको प्रॉपर ग्राउंड्स रखना पड़ेगा। हाँ, उसके लिए पेपर कटिंग से बेहतर वो हो जाएगा जो दोषी पाए गए हुए हैं। मान लीजिए भ्रष्टाचार बिल्कुल कोर्ट के जरिए जो सिद्ध हो चुका है उस मैटर में, वैसे यदि कोई मैटर हम लगाते हैं तो वो बिल्कुल कारगर होंगे। अब मान लीजिए कि न्यूज़पेपर वाले ने छापा कि ये ब्रिज बना, ब्रिज जो है उसमें क्रैक दिख रहा है, क्रैक दरारें आ गई हैं, तो हाँ, न्यूज़पेपर वाले ने वो बातें बेवजह तो कही नहीं, कोई ना कोई फोटो खींचा होगा या उस बातों को वहां पे रखा होगा। तो वो लाइबिलिटी आपके ऊपर से हटकर किसके पास आ गई? न्यूज मीडिया के पास आ गई नहीं कि नहीं, उसने बोला इसकी कि वजह ब्रिज में बेहतर दरारें बेहतर ये होगा कि कोई पुल गिर गया हो हम्म और उसकी नहीं, किसी को ब्रिज में सरकार पर। दरारें भी अगर आ गई हैं, ब्रिज नहीं में नहीं, अगर दरारें आ गई हैं, यदि रोड में सरकार गड्ढे आ है। गए हैं, जी है ना, आपके बोर में पानी नहीं आ रहा है, बोर जी। का मोटर खराब है, किसी गांव में बिजली नहीं पहुंच रही है, किसी हॉस्पिटल में डॉक्टर नहीं है, किसी सरकारी मेडिसिन में मेडिसिन नहीं है, और ये सारी बातें या कोई दवाइयां जो है खराब पड़ी हुई हैं, मीडिया उठाता है ना कि ये दवाइयां वहां पे ये स्थिति में पाई गई, जी जी। हॉस्पिटल में सफाई नहीं है, मतलब किसी भी तरीके की जो समस्याएं जो उठ रही हैं, जो न्यूज में मीडिया की सुर्खियों में बनी हुई हैं, अगर हम उसका रेफरेंस लेकर अगर कोई बात उठा रहे हैं, तो वह हमारे लिए शायद एक समस्या का समाधान के तौर पर देखा जाना चाहिए।
और वहां पर हम इस बात को बिल्कुल साबित करने की मोड में रहेंगे कि जो हमने सूचना चाहिए है वो व्यापक लोकहित पर संबंधित है, क्योंकि हमारे पास अभी तक प्रोटेक्टेड इंटरेस्ट की परिभाषा नहीं आई है। पब्लिक इंटरेस्ट के लिए हम परिभाषा कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ ले ही आएंगे, क्योंकि बहुत सारे न्याय निर्णय हैं पब्लिक इंटरेस्ट के ऊपर में, लेकिन प्रोटेक्टेड इंटरेस्ट के ऊपर में हमारे पास कोई न्याय निर्णय फिलहाल मुझे तो दिखाई नहीं दिया। तो प्रोटेक्टेड इंटरेस्ट का इंटरप्रिटेशन करना हमारे लिए मुश्किल हो रहा है। ऐसे भी हो सकता है कि हम बर्डन उन्हीं पे डाल दें संरक्षित हितों को, आप हमें एक्सटेंड करने के लिए बाध्य है। लोकहित तो हमारे पास है, आप संरक्षित हित बताइए इसमें। ये अपने लैंग्वेज में आवेदन में ही अपन उनको उन पे बर्डन डाल दिया जाए कि आप ये सिद्ध कीजिए कि संरक्षित हित लोकहित से ज्यादा है। नवीन जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नवीन भैया गुड मॉर्निंग। जी भैया नमस्कार। नमस्ते सर। हम्म। तो सर नहीं हम मैं लोग सुन जो रहा है था जी। चर्चा कर रहे थे उसी पर, और ये समझने की कोशिश कर रहे थे कि जो 8.2 में हमें बताया गया है कि कोई भी पब्लिक अथॉरिटी कोई भी सूचना तक हमारी पहुंच उपलब्ध करा सकता है अगर उसको ये लगता है कि कोई सूचना पब्लिक इंटरेस्ट में ज्यादा है बशर्ते प्रोटेक्टेड इंटरेस्ट के। तो जी जी। हम बाकी सारी चीजों को